स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। आज हम लोग एपिलेप्सी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रॉनिक रिकरेंट पैरोक्सिस्मल चेंज इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। हर एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन को हम लोग सीजर कहते हैं। हर एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन को सीजर कहते हैं। सैलाइन फीचर क्या होती है? सीजर या कन्वल्शन की डेफिनेशन ही होती है पैरोक्सिस्मल इनवॉलंटरी डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी और बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी और सेंसरी डिस्टर्बेंस और ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। ठीक है ना। सीजर की डेफिनेशन होती है या कन्वल्शन की डेफिनेशन होती है पैरोक्सिस्मल इनवॉलंटरी डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी, बिहेवियर एबनॉर्मलिटी, सेंसरी डिस्टर्बेंस और ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। कुछ सीजर्स जो होती है उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होती है बिना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की। कुछ सीजर्स में तुम्हारे एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं बिना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की। डायग्नोसिस डिपेंड करती है सीजर टाइप पे, एज ऑफ ऑनसेट पे, फैमिली हिस्ट्री पे, पास्ट हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी पे और फेब्राइल कन्वर्शन पे, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर पे, ईईजी और ईईजी हम लोग कर रहे होते हैं जनरलाइज या फोकल एबनॉर्मलिटीज़ के लिए। डायग्नोसिस डिपेंड करती है सीजर टाइप पे, एज ऑफ ऑनसेट पे, फैमिली हिस्ट्री पे, पास्ट हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी पे, फेब्राइल कन्वर्शन पे, पेशेंट फैक्टर पे, ईईजी और ईईजी करते हैं हम लोग जनरलाइज या फोकल एबनॉर्मलिटी के लिए। सीटी और एमआरआई करते हैं स्ट्रक्चरल लेशन के लिए, ईईजी करते हैं जनरलाइज या फोकल लेशन के लिए। और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होती है? वेसोवेगल सिनकोप, नॉन एपिलेप्टिक अटैक डिसऑर्डर्स जैसे कि स्यूडो सीजर, माइग्रेन और ब्रेथ होल्डिंग स्मेल। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वेसोवेगल सिनकोप, नॉन एपिलेप्टिक अटैक डिसऑर्डर जैसे कि स्यूडो सीजर, माइग्रेन और ब्रेथ होल्डिंग स्मेल। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? रिकरेंट सीजर के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलाएंगे। रिकरेंट सीजर के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलाएंगे। फर्स्ट एपिसोड अगर हो रही हो बिना किसी मेटाबॉलिक या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की तो kept under observation. First episode without metabolic or neurological disorder kept under observation. For status epilepticus, partial seizure, Todd's palsy, strong family history and abnormal CT और EEG के लिए हम लोग पहले इसमें तुम्हारी रिकरेंस ज़्यादा हो रही होती है इसलिए इनमें लॉन्ग टर्म थेरेपी ही चला रहे होते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस, पार्शियल सीजर, टॉड्स पैल्सी, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, एबनॉर्मल सीटी या ईईजी में रिस्क फैक्टर इंक्रीज रिस्क होती है रिकरेंस के लिए, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ही चलाते हैं। अल्कोहल विड्रॉवल, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिलेटेड सीजर, ये दोनों तुम्हारी नॉन रिकरेंट भी हो सकती है, रिकरेंट हो सकते हैं। अगर नॉन रिकरेंट हुई तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिकरेंट हुई तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलाएंगे। अल्कोहल विड्रॉवल, मेटाबॉलिक या ड्रग रिलेटेड सीजर ये नॉन रिकरेंट हो सकते हैं, रिकरेंट हो सकती है। नॉन रिकरेंट हुआ तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिकरेंट हुआ तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलाएंगे। हेड इंजरी का फर्स्ट एपिसोड पे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हेड इंजरी के फर्स्ट एपिसोड पे हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। सीजर 20 साल के बाद अगर हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉज के लिए। सीजर 20 साल के बाद हो रही है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं सेकेंडरी कॉज के लिए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के चलाएंगे। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर जो होती है इनके लिए चाहते हैं हम लोग टैबलेट वैल्प्रोइक एसिड 15 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस एंड इंक्रीज बाय 200 मिलीग्राम एट 3 डे इंटरवल। टैबलेट वैल्प्रोइक एसिड देते हैं 15 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 डिवाइडेड डोजेस में और 3 दिन में 200 मिलीग्राम बढ़ा देनी होती है। या फिर हम लोग फेनिटोइन का टैबलेट दे सकते हैं 3 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में और सिर्फ रात को एक बार देनी होती है। टैबलेट फेनिटोइन हम लोग दे सकते हैं 3 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में और सिर्फ एक ही गोली तुम्हारी रात को देनी होती है। या फिर हम लोग टैबलेट कार्बामोजेपिन दे सकते हैं 10 से 35 मिलीग्राम पर केजी पर डे या 600 से 800 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा। टैबलेट कार्बामोजेपिन देते हैं 10 से 35 मिलीग्राम पर केजी पर डे दैट इज 600 से 1800 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा। या फिर हम लोग फेनोबार्बिटोन दे सकते हैं 60 से 180 मिलीग्राम रोजाना रात को। टैबलेट फेनोबार्बिटोन दे सकते हैं 60 से 180 मिलीग्राम रोजाना रात को और बच्चों में देनी होती है 5 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे। बच्चों में देते हैं 5 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अब बोला जाए पार्शियल सीजर या फिर सिंपल या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो होती है उसमें लोग टैबलेट कार्बामोजेपिन वही 600 से 1800 मिलीग्राम दिन में 3 बार दे रहे होते हैं। या फिर टैबलेट वैल्प्रोइक एसिड 15 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे दिन में 2 बार दे रहे होते हैं और हर 3 दिन में 200 मिलीग्राम बढ़ा देते हैं। या फिर हम लोग फेनोबार्बिटोन ही चलाते हैं 60 से 180 मिलीग्राम रोजाना रात को और बच्चों में दे रहे होते हैं 5 से 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे रोजाना। हम लोग मोनोथेरेपी चला के ट्रीटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और लो डोज से पहले चालू करते हैं, उसके बाद रिकरेंस के केस में डोज बढ़ा देनी होती है। ठीक है। मोनोथेरेपी चलाते हैं और लो डोज से पहले चालू करते हैं, रिकरेंस के केस में डोज बढ़ानी होती है। अगर सीजर तुम्हारी मोनोथेरेपी के मैक्सिमम डोज पे भी रेजिस्टेंट हो गई है तो दूसरा दवा हम लोग चालू कर देते हैं और उसका आस्ते आस्ते हम लोग मैक्सिमम डोज तक लेके जा रहे होते।
होते हैं। अगर सीजर कंट्रोल हो गई हुई है दोनों दवाइयों से तो हम लोग पहले दवाई की विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं सीजर कंट्रोल के कुछ हफ्ते बाद, ठीक है ना। तो सीजर अगर रेजिस्टेंट बन गई हुई है मोनोथेरेपी से तो हम लोग दूसरा दवाई चालू करते हैं और उसको आस्ते आस्ते बढ़ा रहे होते हैं। अगर सीजर तुम्हारी दोनों दवाइयों से कंट्रोल हो गई है तो जैसे कंट्रोल में आ गई हुई है उसके कुछ हफ्ते बाद हम लोग पहले दवाई को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कब कब करते हैं? पोर कॉम्प्लायंस के केस में, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है तो फिर ड्रग की टॉक्सिसिटी के केस में, और पेशेंट में अगर मल्टीपल एंटी एपिलेप्टिक दवाई चल रही हो या फिर प्रेगनेंसी के केस में। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे होते हैं पोर कॉम्प्लायंस में, नो रिस्पॉन्स पे, ड्रग टॉक्सिसिटी पे, और पेशेंट अगर मल्टीपल एडी ले रही हो और या फिर प्रेग्नेंट हो तो हम लोग टीडीएम करते हैं। अगर सीजर तुम्हारी दो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम लोग हायर सेंटर में भेज दे रहे होते हैं इवैल्यूएशन के लिए और सेकेंड लाइन दवाइयों के लिए। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है दो दवाइयों से भी तो हम लोग हायर सेंटर में भेज देते हैं इवैल्यूएशन और सेकेंड लाइन दवाइयों के लिए। सेकेंड लाइन दवाई हम लोग चलाते हैं लेमोट्राइजिन, टोपिरामेड, टियागाबिन और गाबापेंटिन। सेकेंड लाइन दवाई चलाते हैं लेमोट्राइजिन, टोपिरामेड, टियागाबिन और गाबापेंटिन। जनरलाइज एब्सेंस या मायोक्लोनिक और एकाइनेटिक सीजर जो होती है उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वैल्प्रोइड। अगर ये काम नहीं करे तो हम लोग को न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देना होता है। जनरलाइज एब्सेंस या फिर मायोक्लोनिक और एकाइनेटिक सीजर जो होती है इनमें फर्स्ट लाइन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वैल्प्रोइड। अगर उससे भी काम नहीं बनी तो फिर हम लोग को न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देनी होती है। एज डिपेंडेंट एपिलेप्टिक एंसेफेलोपैथी एक डिजीज होती है, एज डिपेंडेंट एपिलेप्टिक एंसेफेलोपैथी, और इसके अंदर आती है आपकी अर्ली इन्फेंटाइल एपिलेप्टिक एंसेफेलोपैथी, इन्फेंटाइल स्पैज्म और लेनॉक्स जेस्टर्ट सिंड्रोम। इनमें आती है अर्ली इन्फेंटाइल एपिलेप्टिक एंसेफेलोपैथी, इन्फेंटाइल स्पैज्म और लेनॉक्स जेस्टर्ट सिंड्रोम। अर्ली इन्फेंटाइल एपिलेप्टिक एंसेफेलोपैथी 1 महीने के उम्र में ही होती है, इन्फेंटाइल स्पैज्म 4 से 12 महीने की उम्र पे होती है और लेनॉक्स जेस्टर्ट सिंड्रोम 1 से 6 साल की उम्र में होती है। अर्ली इन्फेंटाइल एपिलेप्टिक एंसेफेलोपैथी 1 महीने के अंदर ही अंदर होती है, इन्फेंटाइल स्पैज्म 4 से 12 महीने पे होती है और लेनॉक्स जेस्टर्ट सिंड्रोम 1 से 6 साल की उम्र पे होती है। ये तुम्हारी मेंटल डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, मेंटल डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। इन्फेंटाइल स्पैज्म या फिर मायोक्लोनिक जग जो होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपर एरिथमिया ऑन ईईजी विद मेंटल रिटार्डेशन। इन्फेंटाइल स्पैज्म को हम लोग मायोक्लोनिक जग भी कहते हैं और इसे कहते हैं हाइपर एरिथमिया ऑन ईईजी विद मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग इंजेक्शन एसीटीएच देते हैं 20 से 40 यूनिट रोजाना। इंजेक्शन एसीटीएच दे रहे होते हैं 20 से 40 यूनिट रोजाना, या फिर हम लोग प्रेडनिसोलोन का टैबलेट चला सकते हैं 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में, या फिर हम लोग दे सकते हैं टैबलेट प्रेडनिसोलोन 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में। इसके अलावा हम लोग इसमें वैल्प्रोइड का सिरप चला सकते हैं 15 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 से 3 डिवाइडेड डोज में। सिरप वैल्प्रोइड का 15 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में। या फिर इंजेक्शन एसीटीएच और टैबलेट प्रेडनिसोलोन हम लोग को 2 से 4 हफ्ते तक चलानी होती है, उसके बाद ग्रेजुअली टेपर कर रहे होते हैं। इंजेक्शन एसीटीएच और टैबलेट प्रेडनिसोलोन 2 से 4 हफ्ते तक चलानी होती है, उसके बाद उसे ग्रेजुअली टेपर कर रहे होते हैं। सोडियम वैल्प्रोइड जो होते हैं वो हम लोग सीजर कंट्रोल के भी 2 से 3 साल बाद जाकर रोक रहे होते हैं। सोडियम वैल्प्रोइड जो होते हैं उसको सीजर कंट्रोल के 2 से 3 साल बाद जाकर उसको रोक रहे होते हैं। टैबलेट क्लोनाज़ेपाम जो होते हैं वो देनी होती है 0.0, या फिर हम लोग देते हैं इन्फेंटाइल स्पैज्म में दे सकते हैं टैबलेट क्लोनाज़ेपाम 0.01 से 0.03 मिलीग्राम पर केजी 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में। या फिर इन्फेंटाइल स्पैज्म में हम लोग टैबलेट क्लोनाज़ेपाम चलाते हैं 0.01 से 0.03 मिलीग्राम पर केजी 2 से 3 डिवाइडेड डोजेस में। लेनॉक्स जेस्टर्ट सिंड्रोम जो होती है उसमें मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट चलते हैं स्पेशलाइज सेंटर में। लेनॉक्स जेस्टर्ट सिंड्रोम में मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट चल रही होती है स्पेशलाइज सेंटर पे। अब बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूइंग एडी ट्रीटमेंट आफ्टर 2 years सीजर फ्री पीरियड withdrawn over 3 to 4 month abrupt withdrawal causes status epilepticus। एंटी एपिलेप्टिक दवाई जो होती है वो सीजर फ्री पीरियड अगर 2 साल से चल रही हो तब जाके हम लोग सोचते भी है, और उसको 3 से 4 महीने में उठानी होती है, 3 से 4 महीने में विड्रॉ करनी होती है। अगर एब्रप्टली विड्रॉ कर लोगे तो स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाएगी। एब्रप्टली विड्रॉ कर लेने पर स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाती है। एपिलेप्सी के लिए सर्जरी कब करते हैं? बच्चों में या एडल्ट में अगर इंट्रैक्टेबल अनरेस्पॉन्सिव सीजर हो रही हो तो, बच्चों में या एडल्ट में अगर इंट्रैक्टेबल अनरेस्पॉन्सिव सीजर हो रही हो तो फिर एपिलेप्सी के लिए सर्जरी कर देते हैं। लोकलाइजेशन हम लोग कर रहे होते हैं ईईजी, वीडियो ईईजी, स्पेक्ट और पेट स्कैन से, ठीक है ना। सर्जरी के लिए एपिलेप्सी की लोकलाइजेशन हम लोग कर रहे होते हैं ईईजी से, वीडियो ईईजी से, स्पेक्ट या फिर पेट स्कैन से। पेशेंट और पेरेंट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? काउंसिल अबाउट ड्यूरेशन ऑफ सीजर डिसऑर्डर। सबसे पहले तो हम लोग ड्यूरेशन ऑफ सीजर डिसऑर्डर के बारे में पेशेंट को बताएंगे, ड्रग्स की साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे, एटियोलॉजी के बारे में बताएंगे, और सोशल और एकेडमिक रिपरकशंस के बारे में बताएंगे। सोशल और एकेडमिक रिपरकशंस के बारे में बताएंगे। फिजिकल एक्टिविटी नहीं रोकनी होती है, लेकिन नहाते वक्त या फिर स्विमिंग करते वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रखनी होती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं रोकनी होती है, लेकिन बाथिंग और स्विमिंग के टाइम पे ऑब्जर्वेशन पे रखनी होती है, ठीक है ना। फिर तुम्हारी लर्निंग
इनमें केयरफुल मॉनिटरिंग करनी होती है, क्योंकि इनमें आगे चल के लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ जाती है क्योंकि इनमें आगे चल के लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। और हम लोग फर्स्ट एड सीजर रिकरेंस के लिए फर्स्ट एड मेजर सिखा के रख रहे होते हैं। सीजर रिकरेंस के लिए फर्स्ट एड मेजर पेरेंट्स को सिखा के रख रहे होते हैं। अवॉइड हाई रिस्क एक्टिविटी, और हाई रिस्क एक्टिविटी नहीं करवानी होती है, जैसे कि स्विमिंग, ड्राइविंग, रूफटॉप और फायर प्लेसेस, इन सब जगहों से दूर रखनी होती है आखिरी सीजर के 6 महीने तक। ठीक है, आखिरी बार जब दौरा पड़ा था उसके 6 महीने तक उसे स्विमिंग, डाइविंग, रूफटॉप या फायर प्लेसेस जैसी जगहों पे नहीं जाने देनी है। और इरेगुलर इंटेक ऑफ ड्रग नहीं करनी होती है, वरना स्टेटस एपिलेप्टिकस चढ़ जाएगी और ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग्ड हो चुकी भी होगी। इरेगुलर इंटेक ऑफ ड्रग नहीं करनी होती है, वरना स्टेटस एपिलेप्टिकस चढ़ जाती है और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलानी पड़ जाती है। और जैसे तुम्हारी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाए या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या फिर बुखार चढ़ जाए या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाने पे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने में, इंटरमिटेंट इलनेस होने पे और बिहेवियर प्रॉब्लम्स में तुम्हारी इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होती है। यंग फीमेल्स अगर एईडी तुम्हारी ले रही है तो फिर कॉन्सेप्शन से पहले उसे कंसल्ट करनी पड़ती है। यंग फीमेल्स अगर एईडी ले रही है तो फिर कंसेप्शन से पहले उन्हें कंसल्ट करनी पड़ जाती है डॉक्टर से। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एंटी एपिलेप्टिक दवाई की समझा देनी होती है। पेशेंट को एंटी एपिलेप्टिक दवाई के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बता देनी होती है। फॉर एग्जांपल फेनिटोइन अगर लेते रहोगे तो फिर जिंजिवल हाइपरट्रोफी होगी, हिरसुटिज्म होगा, एक्ने होगा, क्लोआज्मा होगा, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स हो जाएगा, सीडेशन होगा और एटैक्सिया होगा। फेनिटोइन अगर लेते रहोगे तो जिंजिवल हाइपरट्रोफी हो जाएगी, हिरसुटिज्म हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा, क्लोआज्मा हो जाएगा, कोर्सनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स हो जाएगा, सीडेशन हो जाएगा और एटैक्सिया हो जाएगा। और कार्बामाजेपिन लेते रहोगे तो फिर सीडेशन, एटैक्सिया और डिप्लोपिया हो जाएगा। कार्बामाजेपिन लेते रहने से सीडेशन, एटैक्सिया और डिप्लोपिया हो जाएगा। वैल्प्रोइक एसिड लेते रहने से सीडेशन, एटैक्सिया, डिप्लोपिया, हेयर लॉस और बच्चों में हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। वैल्प्रोइक एसिड लेते रहने से सीडेशन, एटैक्सिया, डिप्लोपिया, हेयर लॉस और बच्चों में हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। स्पेशल प्रिकॉशन क्या लेनी होती है? अगर वैल्प्रोइक एसिड चल रही है तो फिर हर 6 महीने पे हर 6 महीने तक हर रोज़ तुम्हारी इलेक्ट्रिक करनी पड़ जाती है। ठीक है, अगर वैल्प्रोइक एसिड चले तो पहले 6 महीने पे तुम्हारे बार बार इलेक्ट्रिक करनी पड़ जाती है। और गम हाइपरट्रोफी को रोकने के लिए हम लोग गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने को कहते हैं और बार बार कूला करने को कहते हैं। गम हाइपरट्रोफी को तुम्हारे प्रिवेंट करने के लिए गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करवाते हैं और मुंह को बार बार कूला करवाते रहते हैं। और तुम्हारी ड्रग इंटरेक्शन एंटी एपिलेप्टिक दवाई की ओसीपी और एटीटी के साथ ड्रग इंटरेक्शन भी पेशेंट को एक्सप्लेन कर देनी होती है। एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों की ओसीपी और एटीटी के साथ ड्रग इंटरेक्शन भी पेशेंट को एक्सप्लेन कर देनी होती है। थैंक यू।